वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर जिसे आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिस पर वीडियोस आती हैं लेकिन आपको शायद पसंद नहीं आती, या कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से आपको अच्छी नहीं लग रही, या बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, उसमें नहीं आते। सो 12th क्लास की बीएसटी के लिए एक सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेरा नाम प्रगति है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इस चैनल पे। सो अब ये बात होगी कि अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इस चैनल पर अगर वीडियोस आ रही हैं तो मतलब बहुत ऐसी आ रही हैं कि कभी आ रही हैं कभी नहीं आ रही हैं, तो क्या रेगुलर हो पाएंगे कि नहीं। ऐसा है कि रेगुलर का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जितने भी वीडियोज़ होंगी वो कंटिन्यूटी में होंगी। आई मीन टू से कि अगर आपको हम कोई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो उस सीरीज़ को मैं पूरी करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। अब ये भी तो नहीं रहा कि मैं उन पुरानी सीरीज़ को कंप्लीट करूँ, बिल्कुल करूँगी कंप्लीट, ये नहीं है कि नहीं करूँगी। जहाँ तक हमने उन सीरीज़ में पढ़ा है, उन चैप्टर्स में पढ़ा है, उनको आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन वो अभी नहीं, क्योंकि वो अब ये फरवरी का समय आ चुका है, तो इसमें हमारे पास ये नहीं है कि हम पूरे चैप्टर को आपको एक्सप्लेन कर सकें, और ना ही आपके पास इतना टाइम होगा कि आप पूरे चैप्टर को सुन सकें। सो इसलिए क्या कर रही हूँ मैं अब स्टार्ट, कि एक हम बीएसटी के 12th क्लास की जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिख रहा है 2025 का, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे और इनमें से हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन मतलब सबसे पहले हम 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस वीक में करेंगे, जितने ज़्यादा हम कर सकते हैं 3 और 4 मार्क्स के, ठीक। फिर कुछ दिनों बाद हम इसी सेम पेपर में से करेंगे, या इसी में से हम करेंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि पहले 3-4 मार्क्स के हैं, फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, देन 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन है। तो हमको हो सकता है कि 1 मार्क्स में हमें थोड़ी सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत हो, लेकिन हमें इतना तो सिक्योर करना है कि हमें 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो इसी में साथ साथ मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ और सीरीज़, और आपसे बस इतना चाहती हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, बस इतना चाहती हूँ। और अगर आपको ये सीरीज़, ये क्लास यूज़फुल लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, बस इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है। दैट्स इट। अब बिना आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया करे हुए मैं शुरू करती हूँ। और हाँ, ये क्वेश्चंस के साथ हम इन कंसेप्ट्स को भी समझेंगे, और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन साथ में है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सॉल्यूशन मैंने क्यों साथ में लिया, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि हमें बीएसटी में आंसर्स लिखने हैं, राइट। तो हमें उनको पता होना चाहिए कि हमें एक एग्जामिनर एक आंसर में हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि उसको एक आंसर में कितना चाहिए मटेरियल, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपने हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ तो लर्न करा ही होगा, बिल्कुल करा होगा, क्योंकि आपने अभी 2025 अप्रैल से पढ़ रहे हैं, आप अपने प्री बोर्ड भी दिए हैं, स्कूल के एफए भी दिए हैं, ऐसे भी दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको क्लियर ज़रूर हुआ होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है। और 1 मार्क्स के लिए मेरी शॉर्ट वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स में चल रही हैं, ठीक है। तो वो अभी कंटिन्यू नहीं हुई है, वो भी मैं आज इकट्ठी कर डालूंगी इसी पेपर में से, ठीक है। तो इसी पेपर के 2025 का जो लेटेस्ट कोड मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका कोड है 66 1/1, ठीक है। तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी सारे 1 मार्क के भी क्वेश्चंस हैं, तो हमें चाहिए थे 3 मार्क्स के, राइट। तो हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। अच्छा, आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में कभी कभी चॉइस आ जाती है सॉरी 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी चॉइस आ जाती है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा नहीं करना है क्वेश्चन। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने सही क्वेश्चन चूज किया हो और आंसर शीट पर उसका सही नंबर डाला हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्यूपी माधव इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ट्रेंडी स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। क्यूपी माधव जो है वो एक कंपनी का जो है वो प्रोडक्टिव मैनेजर है। अ फर्म मैन्युफैक्चरर ऑफिस फर्नीचर ऑब्जेक्ट्स। एक जो फर्म है वो क्या मैन्युफैक्चर क्या बनाती है कि ऑफिस के फर्नीचर बनाती है। हिज ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 20%। इसका ऑब्जेक्टिव यानी माधव का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उसे प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। जो जितना भी उसने प्रॉफिट किया है, जितना भी उसने कमाया है, उसको कमा रहा है, उससे इंक्रीज करना है उसको 20%। नेक्स्ट आने वाले 1 ईयर में। बट द सेल्स मैनेजर आर शेट्टी डज नॉट अप्रूव ऑफ द इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन। बट जो शेट्टी मैनेजर है, जो शेट्टी जी हैं मैनेजर इस कंपनी के सेल्स मैनेजर, वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसका ये जो प्रॉफिट बढ़ाने का जो ये आइडिया है 20% का, इस ऑब्जेक्टिव को उन्होंने अप्रूव ही नहीं किया। टिल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन द क्वालिटी ऑफ वुड। क्यों नहीं अप्रूव किया? वो कह रहे हैं जब तक अप्रूव नहीं होगा, जब तक चेंजेस नहीं होंगे वुड में, लॉक्स में, हैंडल्स में एक्सेट्रा, जो हमारी कंपनी के जो लूप होल्स हैं, हमारी कंपनी में जो कमियां हैं, यानी कि इन सब चीज़ों में, हैंडल्स में, वुड की क्वालिटी में, वो जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक लेटेस्ट ट्रेंड्स नहीं होंगे इनकॉर्पोरेट, यानी उसमें नहीं ऐड होंगे, ठीक है। उसके आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो कन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में हो रहा है कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर के पास एक आइडिया है लेकिन सेल्स मैनेजर ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया, तो ये कन्फ्लिक्ट हुआ ना इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये कौन सा कंसेप्ट मैनेजमेंट का जो है इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। और that can help to find the activities of various department। और कौन सी अलग अलग डिपार्टमेंट की वेरियस जो एक्टिविटीज़ है वो इस कन्फ्लिक्ट से इफेक्ट भी हो रही हैं और उन्हें हमें बताना है कि वो कैसे लिंक्ड करेंगी इन दो के कन्फ्लिक्ट से, ठीक है। इन दोनों का जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इनसे कैसे लिंक्ड करेंगी या उन पे क्या असर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट डिस्कस अबव। अब ये जो पूरे इस केस स्टडी में जो ऊपर हो रहा है, ये जो माधव जी और शेट्टी जी के बीच में जो पूरा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको आपको बताना है कि क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन सा कंसेप्ट बता रहा है। फिर उसी कंसेप्ट को जो आप पहला कंसेप्ट बताएंगे उसी को आपको इम्पोर्टेंस बतानी है कि क्या है। तो इन्होंने देखो क्या बताया है कि आपको सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कोऑर्डिनेशन। क्या है ये? कोऑर्डिनेशन। कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? तो आपको कोऑर्डिनेशन तो बताना है लेकिन कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ नाम दिया और छोड़ दिया, नहीं, लिखा है ना स्टेट द आइडेंटिफाई करो और उसको एक्सप्लेन करो। कोऑर्डिनेशन की ही तो दिक्कत हुई ना कि अगर शेट्टी जी है वो मान लेते उनके प्रोडक्शन, उनके आइडिया को, तो शायद कुछ फायदा होता उसके बाद भी, कमियों के बाद भी, या वो कुछ और कुछ और आइडिया बेटर ले आता माधव जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दोनों के बीच में किस चीज़ की कमी हुई? बातचीत, डिस्कशन, कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन की, राइट।
The coordination is the process by which a manager synchronizes the activities of different departments towards the achievement of common goal. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैनेजर सिंक्रोनाइजेस मतलब मैनेजर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मिलकर साथ में काम करती है, अलग अलग भले ही उनके डिपार्टमेंट्स है, मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट है, अगर हम मानते हैं आपके स्कूल में 4 डिपार्टमेंट है, एक सिंपल एग्जांपल, एक आपके टीचर का, एक स्टूडेंट्स का, एक फाइनेंशियल का हो गया और एक आपकी पढ़ाई का हो गया, इस तरीके के 4 डिपार्टमेंट है। तो उन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बच्चे को हमें आपको पढ़ा कर अच्छे से हमें आपका समाज में आप अपनी एक जगह बना सके, वैल्यूज़ जो आपको वो अच्छे से दे, आपको अच्छे से आपको पढ़ाई दे, खेल कूद और सब स्पोर्ट्स सिखाए, ताकि आप लोग आगे बढ़कर एक अपनी अच्छी आगे जिंदगी जी सके पढ़ाई करके, राइट, इंडिपेंडेंट बन सके। यही मेन मोटिव होता है आपका भी स्कूल जाने का कि आप स्कूल से पढ़कर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आ सके, और उनका भी यही मोटिव होता है, पेरेंट्स का भी, ठीक है। पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, आप 4 डिपार्टमेंट हैं और आप चारों का एक मकसद ये है कि आप अच्छी तालीम अच्छे से पढ़कर अच्छे से आप अपनी शिक्षा को ग्रहण कर आप आगे तक जा सके, किसी अच्छे कॉलेज, किसी अच्छी जॉब में या वैकेंसी में जा सके। यही मोटिव हुआ। सिंपल एक बिजनेस रन करने वाले का भी यही मोटिव होता है कि वो चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो मान लीजिए फाइनेंस से हो, मार्केटिंग से हो, अकाउंटेंट से हो या प्रोडक्शन से हो, तो उनके चारों का मिलकर काम क्या होगा कि भाई कंपनी को हम अच्छे से काम करें, ताकि एक कॉमन गोल क्या होगा कि उनका प्रॉफिट हो, कि कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, तो उनका प्रॉफिट बने। तो उनका यही मतलब हुआ कि वो साथ मिलकर काम करें, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये आपने डेफिनेशन दे दी, तो इसके आपको मिलेंगे आइडेंटिफाई करने के हाफ मार्क्स, और हाफ मार्क्स इसके मीनिंग के, ठीक है, जो आप अगर और एक्सप्लेन थोड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने हमसे पूछी है कि इम्पोर्टेंस भी बताओ। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इन्होंने हमसे क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का, राइट। क्वेश्चन इज ऑफ 3 नंबर। क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का, लेकिन पूछे उन्होंने 2 है, तो हमें क्या करना है? हमें एक ज्यादा बतानी है, हमें एक ज्यादा बतानी है। ये भी हो सकता है कि यही एक कंसेप्ट का क्वेश्चन वगैरह चेंज कर ये हमें 5 या 6 नंबर में दे दे, ये भी बिल्कुल हो सकता है। तो हम तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लर्न करके गए होंगे ज़रूर, हमें थोड़ी पता है कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है या कितने नंबर का नहीं आ रहा है। तो आपको एक पूरे कॉन्सेप्ट में से कम 5 या 6 तो उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, लिमिटेशंस, इम्पॉर्टेंस, ये सब पॉइंट्स याद रखने ही रखने हैं, समझ रहे हैं ना। और उसमें जो मेन पॉइंट है वो तो पता होने चाहिए, ताकि, और हाँ एक चीज़ और, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे कि कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन में सिंक्रोनाइजेस इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अंडरलाइन करेंगे आप। अचीवमेंट्स ऑफ कॉमन गोल, अचीवमेंट्स ऑफ कॉमन गोल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। ये एक छोटी सी टिप है कि आप अपने आंसर में, अगर आपको टाइम मिले, एंड में मिले, नहीं तो साथ साथ चलते चलते आप उसको अपने पेन से ही हल्का सा अंडरलाइन करो, बट अंडरलाइन करो, जिससे टीचर या एग्जामिनर को ये पता चले कि हाँ ये इसमें मेन बातें हैं और ये बातें उन्होंने लिखी है। ये आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, तो ये आप कीजिएगा कि अंडरलाइन ज़रूर करके आना है आपको पेपर में,
ठीक है, साथ के साथ करते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते और एंड में कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसकी इम्पोर्टेंस पर आते हैं। विद द ग्रोथ इन साइज मतलब जैसे जैसे आपकी कंपनी में ग्रोथ होती रहेगी, लोग बढ़ते रहेंगे, तो हमें कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट से। ठीक है, विद द ग्रोथ इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे कोऑर्डिनेशन भी लोगों से करना होगा। इज अ इंटीग्रेटेड देयर एफर्ट एंड एक्टिविटीज एंड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब एक आपका होता है इंडिविजुअल गोल। मान लीजिए अगर आप एक स्कूल में हैं तो आपका एक इंडिविजुअल गोल क्या होगा कि मुझे बस इस क्लास को पास करना है, इस टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन उस टीचर का क्या गोल होगा कि मेरे सभी बच्चे पास हो जाए। स्कूल का क्या गोल होगा कि हमारे स्कूल में अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ जाए, राइट। तो वैसे ही एक कंपनी का क्या गोल होगा कि हमें मिलकर, अगर हम एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर काम करेंगे, तो हमारे पूरे स्कूल का पूरी कंपनी का रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, राइट। और इसके लिए वो सब इंटीग्रेटेड यानी मिलकर काम करना। ठीक है, वो अपने एफर्ट्स लगाते हैं कि हमें किस तरह से अगर मार्केटिंग वाले हैं तो वो किस तरह से उनको एडवर्टीजमेंट करनी है, उसका वो अपना कि हमें न्यूज़ में देनी है या एड्स टीवी में चलानी है, किस तरह से करना है उस पर करते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज हार्मोनाइजेस यानी मिलकर काम करना, इकट्ठे। ठीक है, इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों एक ही हो जाते हैं। ठीक, सेकंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब is an organization leads to a creation of department, division and sections। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब कि फंक्शंस में बटी हुई है चीज़ें, कि ये चीज़ फाइनेंस वाली डिपार्टमेंट करेगा, ये चीज़ मार्केटिंग वाली डिपार्टमेंट करेगा, ये चीज़ जो है वो अकाउंट्स वाले करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग वाले देखेंगे। तो इस तरह से पूरी कंपनी का जो एक चीज़ें हैं वो बटी हुई हैं, राइट। जैसे आपकी स्कूल्स में बटी होती हैं चीज़ें कि ये अगर किसी का टीचिंग ये वाला डिपार्टमेंट देखेगा, सिलेबस ये दूसरा डिपार्टमेंट, ये 4 टीचर्स बनाएंगी। देन मान लीजिए एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट होगा तो वो ये दूसरा डिपार्टमेंट देखेगा, फीस का दूसरा डिपार्टमेंट देखेगा, राइट। चॉक डस्टर का दूसरा डिपार्टमेंट देखेगा। अगर हम एक क्लासरूम में बात करें कि चॉक डस्टर का कौन देखता है, इस तरह कंपनी में भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अगर एक कंपनी कैसे चलती है कि उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिविजन्स होते हैं और उन डिविजन्स में भी सेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइनेंस कोई और देखेगा, प्रोडक्शन कोई और देखेगा, एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब इनमें ये भी होगा कि ये सब लोग जो है मिलकर काम करेंगे, लिंक्ड करके काम करेंगे, इनमें कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा इनमें एक, जिससे ये लोग मिलजुल कर एक दूसरे से बातचीत कर कर काम अपना करेंगे। थर्ड पार्ट, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैव हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन वेयर स्पेशलिस्ट्स यूजुअली थिंक दैट दे only are qualified to evaluate, judge and decide and do not take advice from others, leading to conflict. Coordination helps in reconciling their differences। अब मान लीजिए ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है उसमें
स्पेशलाइजेशन होना भी ज़रूरी है। कैसे? मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैव हाई डिग्री ऑफ वेरियस स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंग्स दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड। अब मॉडर्न जो आजकल के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई, जस्ट एग्जाम्पल, वो ये सोच रहे हैं कि हमने जो क्वालिफाई कर रखा है वो सबसे बढ़िया है, सब कुछ हमें ही आता है, कोई हमें किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवेल्युएट। वो क्वालिफाई करते हैं, वो सोचते हैं हम पूरी तरह से क्वालिफाइड है कि हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं, जज भी कर सकते हैं किसी को, और डिसाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमें किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है सोचने का कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, हमें किसी की एडवाइस नहीं, ये गलत है। इससे क्या होगा कि कंपनी में सिर्फ आप ही थोड़ी काम कर रहे हैं, और भी तो लोग काम कर रहे हैं, राइट? और कई लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं जिनको आपसे भी पहले का एक्सपीरियंस होगा, है ना? कई हो सकते हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, कोई हाई पोस्ट पर हो, तो आपको सबसे कोऑर्डिनेशन बना के करना है। लेकिन अगर आप ऐसे ही सोचेंगे कि मैं हूँ भाई, मेरे को ही सब कुछ पता है, तो इससे कन्फ्लिक्ट होंगे। ठीक है, एक कंपनी का तो इन्वायरमेंट भी खराब होगा, प्लस आपकी हेल्थ भी खराब होगी, प्लस आपको रोज रोज अपनी कंपनी में जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ेंगी, राइट? तो इसलिए कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू रिकंसाइलिंग देयर डिफरेंसेस। कोऑर्डिनेशन जो है वो उनका रिकंसाइल करता है। अगर आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तालमेल करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी और उनके बीच की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व भी हो जाएगी, रिकंसाइल हो जाएगी। अब देखिए इन्होंने मार्क्स कैसे लगाए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको जितना उन्होंने मांगा है, आपसे 2 पॉइंट्स मांगे थे इंपॉर्टेंस के, तो आपने 3 देने हैं। ठीक है, 4 मांगेंगे तो 5 देंगे, 6 मांगेंगे तो 7 8 लिख कर आने आराम से, अच्छे से 7 8 हो सके 9। ओके, तो मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस में हमने 3 बातें पढ़ी, कौन कौन सी? ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन, राइट? क्वेश्चन नंबर 22, गिव मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का आपको मीनिंग बताना है। स्टेट फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको भी आपको बताना है। और साथ में क्या दे रखा है? ए पार्ट में ये दे रखा है, और साथ में आपको क्या करना है? स्टेट एनी 3 ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेट। या तो आप ए वाला कीजिए या बी वाला कीजिए, राइट? या तो आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग और उसके 2 एलिमेंट बताने हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। बैरियर्स मतलब जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज होते हैं। बैरियर्स तो आप समझ गए होंगे, जो नॉर्मल बैरिकेड लगे होते हैं जिसकी वजह से आपको आवन जावन में दिक्कत होती है, तो वही ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स होते हैं। अगर कम्युनिकेशन यानी बातचीत नहीं होगी तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, बैरियर लगेंगे। ठीक है, तो उनको बताना है। 3 मांगे हैं, 4 देने हैं। ऊपर कितने मांगे हैं? 2 मांगे हैं, और आपको 3 देने हैं, 3 या 4। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि आप जब भी आंसर लिखें, देखिए इसमें कितने सुंदर से इन्होंने लिखा है कि एक एक चीज़ को अंडरलाइन करा है। तो इस टेक्निक को थोड़ा सा आपको भी अपनाना है जब आप अपना पेपर करेंगे। अब आपके पास बस यही समय है कि आप फटाफट बस उसको समझिए और लर्न करें, समझे और लर्न करें, राइट? आपके और भी पेपर होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक पेपर होंगे, राइट? उसके अलावा और पेपर होंगे। अगर आपको ये पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये पेपर आप तक पहुंचेगा, राइट? ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, गिव मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेट फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एलिमेंट्स बताने हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के। स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन,
डायरेक्ट मीनिंग लिखने से आप अगर ए पार्ट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आप, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन मिक्स है, ध्यान रखिएगा, स्टेट 2 एलिमेंट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये तो आपको जरूर लिखना होगा कि आप फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि यहाँ से आप अपने 2 एलिमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, ये तो आप नेचुरली लिखते ही हैं जब भी कोई पॉइंट्स वाला आंसर करते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तो लिखिएगा। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसमें आप अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ क्या कि आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, मान लीजिए आप 2 फ्रेंड्स हैं, हम 2 फ्रेंड्स का बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, एक ए फ्रेंड है, एक बी फ्रेंड है। एक के दिमाग में आइडिया चल रहा है कि चलो भाई आज हम स्कूल ना पैदल जाएंगे, ये आइडिया हो गया, उसने बी से डिस्कस किया। फिर व्यू, बी कहता है नहीं भाई पैदल तो हम नहीं जा पाएंगे, क्यों पैदल नहीं जा पाएंगे भाई, स्कूल बहुत दूर है, इतना इतना चलकर हम नहीं जा सकते। फैक्ट्स ये हो गए कि भाई, फैक्ट्स क्या हो गए कि ठीक है फिर हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं, ऐसे अगर हम स्कूल जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी कि हमें रास्ते में कहीं कोई गाड़ी से चोट वोट ना लग जाए, या फिर कोई और परेशानी ना हो जाए कहीं स्कूल जाने में। फीलिंग्स, अब तो भाई बहुत तकलीफ़ हो रही है तो हम एक काम करते हैं, बस या वैन स्कूल के लिए रेगुलर बेसिस पे लगवा लेते हैं। ठीक है, तो उन दोनों फ्रेंड्स के बीच की ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो कि दोनों को मिलकर बस या वैन लगानी है स्कूल के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर हम एक कंपनी के तरीके से देखें, ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कि आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं कि हमें कैसे, क्या हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, अगर हम अपने 2 फ्रेंड्स लेके बात भी कर रहे हैं तो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कि मान लीजिए आज जीन्स का कलर की बातें हो रही है, या फिर कोई नॉर्मल सी कन्वर्सेशन हो रही है किसी पार्टी की, किसी बर्थडे पार्टी की, तो कैसे उसको आइडिया, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है 2 लोगों के बीच में। अगर कंपनी के बीच में यही होगा, मान लीजिए हम कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स को लेते हैं, ए डिपार्टमेंट है सेल्स का, बी डिपार्टमेंट है फाइनेंस का, राइट। तो ए वाला क्या कहता है, उसका आइडिया ये है कि भाई हमें ना अपने जो मार्केटिंग है, स्ट्रैटेजी है, उनको थोड़ा बदलना होगा ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से लोगों तक पहुंच सके। एक पेन है, मेरी जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो पेन की एडवर्टाइजमेंट मैं अच्छे से करनी होगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और पेन को खरीद सके। ये आइडिया चल रहा है भाई ए के दिमाग में जो सेल्स में है। अब बी वाला कह रहा है कि व्यू है उसके कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, हम क्या कर सकते हैं, हम पेन की एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, चाहे हम न्यूज़पेपर में दे दें, चाहे हम टीवी में चला दें। फैक्ट्स है कि देखो भाई टीवी की जो कमर्शियल है वो बहुत महंगी है, टीवी कमर्शियल में बहुत पैसा लगता है, न्यूज़पेपर में दे देते हैं या घर घर जाके दे देते हैं। फीलिंग्स, उसने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, जैसा प्रोडक्शन वाले कहेंगे, यानी कि जो मैनेजर सर है वो कहेंगे वही मानेंगे, अब हम आपकी बात नहीं माने। फीलिंग्स हर्ट हो गई, ये भी हो सकता है। और अब प्रोडक्शन वाले के पास गए, उन्होंने कह दिया कि आप दोनों का ये आइडिया हम कैंसिल कर देते हैं, आप दोनों के आइडिया से कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। ठीक है, अब दोनों ए और बी के जो थी फीलिंग्स वो हर्ट हो गई, दोनों आपस में मिलकर अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं, अपने इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा तेरा भी नहीं गया, मेरा भी नहीं गया, अब क्या होगा, अब दोनों ही हर्ट है भाई बड़े। जैसे आप नॉर्मल कन्वर्जेशन अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं उसी तरीके की, तो कम्युनिकेशन ही तो हुई वो एक तरीके की। और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब दोनों हम मिलकर जो है काम जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहते हैं, तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों के बीच की। समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन यही होता है कि बातचीत कर कर। ठीक है, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट्स है, सबसे पहले सेंडर और मैसेज, 2 एलिमेंट इन्होंने शुरुआत के पूछे हैं, तो वो सेंडर और मैसेज होगा। सेंडर क्या है, कहता है द पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स और आइडियाज टू द रिसीवर। सेंडर जो अपने थॉट्स और आइडियाज
दे रहा है किसी को जिसको बता रहा है। अगर आप अपनी फीलिंग्स, मान लीजिए आप मदर और डॉटर हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स अपनी मदर को बता रही हैं, तो आप ए जो अपनी फीलिंग दे रही हैं, आप सेंडर अपने आइडियाज़, थॉट्स सब कुछ आप बताने कि आज स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ, आज मैंने ये सब करा, आज हमारा गेम्स पीरियड था, आज हमारे मैथ्स के टीचर ने हमें डांटा, ज़्यादा होमवर्क दिया, और आपकी मदर सुन रही है, तो वो रिसीवर, वो आपकी बात ले रही हैं, राइट। मैसेज, it is the content of ideas, feelings, suggestions, order etc intended to be communicated। मतलब सब कुछ आपकी मैसेज क्या होता है कि आप सारी बातों को इकट्ठा कर कर एक कंटेंट की तरह इकट्ठा करें, आपने अपने आइडियाज़ को जो आपके दिमाग में चल रहा है सब बातों को लिख कर, फीलिंग्स को और सजेशंस को और जो भी आपने उनसे कहना है उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे कंटेंट करके बातों को उन्हें भेज दिया, ठीक है, और इस तरह से उन तक वो बात पहुंच गई। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का वे, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो डीएम्स वगैरह आप भेजते हैं कि आपकी जितनी बातें हैं सबको आपने इकट्ठा करा और एक साथ भेज दिया, राइट। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन नहीं होता, जब बातचीत नहीं होती, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसकी वजह से अराइज हो सकती हैं, उससे रिलेटेड बातें। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ बातें। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेट, पूछे 3 है, देने 4 5 हैं। 4 देंगे 5 देंगे, वेल एंड गुड। जितना पूछा है उनसे थोड़ा सा एक आध पॉइंट ज़्यादा देना है, ये आपके लिए अच्छा है। इसके 2 कारण हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। इन केस आपके किसी इन्विजिलेटर ने या किसी एग्जामिनर ने पॉइंट पढ़ा और वो एक्सप्लेनेशन आपके उस एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं होती जो आपने पॉइंट लिखा है, जो मेन पॉइंट लिखा है, तो हो सकता है उसके नंबर कट जाए, राइट। तो फिर आपको 3 के ही मिलेंगे। लेकिन आप और उसकी जगह एक एक्स्ट्रा लिखाएंगे तो कुछ गलत थोड़ी होगा, पहले तो पूरा ही करा है आपने, तो उसके पॉइंट मिल जाएंगे, सीधी सी बात है, राइट। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो रिजिड सख्त रूल्स और रेगुलेशंस होंगे में डिले कम्युनिकेशंस। मतलब भाई क्या, मान लीजिए अगर हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, मैं स्कूल का एग्जांपल बार बार इसलिए ले रही हूँ ताकि आप उस एनवायरनमेंट से परिचित हैं, जानते हैं उस एनवायरनमेंट को अच्छे से, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे काम होता है एक कंपनी में और एक स्कूल में। स्कूल भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिले कम्युनिकेशन। मान लीजिए आप अपनी फीस के लिए अगर स्कूल में जा रहे हैं तो आपको पहले ये फॉर्म भरवाया जा रहा है कि नहीं, पहले आप ये फॉर्म भरिए, उसके बाद ही आप फीस पे कर पाएंगे। फिर लेकिन आपको अर्जेंट है या टीचर ने कह दिया है कि आप फीस पे कर सकते हैं, या फिर किसी इश्यूज की वजह से आप का कोई काम डिले हो रहा है स्कूल में, मान लो कोई अकाउंट्स की रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट कार्ड है, अकाउंट्स का काम है कोई, तो रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स सही से नहीं चढ़े, आपको पहले कहेंगे कि नहीं आप पहले ही पेपर साइन करो फिर ही करेंगे, उसके बाद 2 दिन तक रुको, उसके बाद ऐसे बात करेंगे, फिर आगे जाके होगा। तो सिर्फ फाइल्स आगे से आगे चली जा रही है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या होगा, डिले होगा कि भाई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है लोगों में, कि वो उनसे बात करे कि नहीं भाई हमारे जो बच्चे हैं उनको ज़रूरत है, आप पहले कर दीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा कुछ और काम। तो वो डिले हुए जा रहा है कम्युनिकेशन की वजह से, उनके रिजिड रूल की वजह से, ठीक है। और वो किस लिए हो रहा है, डिले इन कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से डिले हो रहा है कम्युनिकेशन में, आगे बातचीत में। Status of the superior may not allow his subordinate to express their feelings freely. Status, मान लो भाई कोई आपसे अथॉरिटी में ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए क्लास मॉनिटर, वो कह रहा है
कि भाई मैं तो मॉनिटर हूँ क्लास का, मैं तो मॉनिटर हूँ, तो तुम मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और उसके अलावा बाकी सब तुम गलत कह रहे हो। ऐसा तो होता ही नहीं है। मैथ्स वाली मैम ने तो ऐसा कहीं नहीं है, कहीं ही नहीं है बात। तो वो अपने आप को भाई समझना है मैं सुपीरियर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा, मेरी ही बात मानोगे तुम लोग, मैं ही जो हूँ वही सुपीरियर अथॉरिटी हूँ, मेरे से पूछे बिना तुम किसी टीचर से बात नहीं करोगे। इस वजह से जो बच्चे हैं यानी जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपनी फीलिंग्स मैम तक पहुंचा ही नहीं सकते या उस बंदे तक, बच्चे तक। अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है जो उसको आपकी फीलिंग बताने चाह रहे हो, आप अपनी बातचीत करना चाह रहे हो उससे, लेकिन आप उससे कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उसमें आपके बोलते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, अकड़ आ गई है। मॉनिटर बनते ही राइट आप ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर करते होगे। तो ये एक कंपनी में होता है, मान लीजिए राइट, कि अगर दो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं तो उनके बीच में भी हो सकता है कि कोई आपसे हायर पोस्ट पे होगा, कोई आपसे जूनियर होगा, तो उनके बीच में ये आ सकता है। कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लीड्स टू डिलेड एंड डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन। कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के किसी स्ट्रक्चर में दिक्कत है। मान लीजिए कि पहले आप कहेंगे, जैसे कि कई कई दफ्तरों में होता है कि पहले फाइल इधर जाएगी, फिर इस डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर इधर जाएगी, ये इधर जाएगी फाइल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कि पहले फाइल इन ऑफिसर्स के पास जाएगी, फिर इन ऑफिसर्स के पास, ऐसे करके फाइल घूम घूम के आएगी। तो इसकी वजह से भी डिले हो जाता है काम में भी और कम्युनिकेशन में भी। अब ये कम्युनिकेशन में कैसे डिले हो रहा है वो आप समझ पा रहे हैं कि उन लोगों के आपस में बातचीत नहीं हो रही है। या तो वो सब एक लोग आपस में बैठ के कर लें वही काम की एक ही बारी में सब इकट्ठा कर ले काम, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम पहले साइड में रखेंगे, पहले इकट्ठे करेंगे, पहले हम अपना करेंगे, फिर दूसरे के पास जाएगी, फिर थोड़ी देर और रुकेगी। तो ऐसे करके काम भी डिले होगा और कम्युनिकेशन तो उनके बीच में वैसे ही बंद है ना। तो जिस वजह से जो लोग हैं उनको भी दिक्कत हो रही है और जो कंपनी है उसका भी नुकसान हो रहा है कि काम, कंपनी कहेंगे कि दोष तो कंपनी पे ही आएगा कि वो कंपनी के जो काम है वो धीरे धीरे हो रहा है राइट। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन की जो फैसिलिटीज है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। लैक यानी कमी है उनमें कुछ ना कुछ, जैसे कि फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, सजेशन बॉक्स एक्सेट्रा में डिसकरेज फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे काम जिनके अदर काम जिनकी वजह से वो अपने जो मेन काम है उस पे ही फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंट फटाफट मीटिंग्स हो रही हैं, सजेशन बॉक्स जो है वो खाली नहीं है, वो उसी को रीड कर रहे जा रहे हैं या उसी पे ज़्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में जो बातचीत है, फ्री फ्लो जो कम्युनिकेशन की बातचीत उनके बीच में होनी है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये कुछ बातें जो है वो क्लियर हुई हो अच्छे से। कोई भी अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। अब एक और क्वेश्चन है और हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में, मतलब थोड़ी देर में एक और क्लास होगी, ठीक है। मैं ये कंटिन्यू आज ही करूँगी, ये पेपर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें जितने भी 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इवन 6 मार्क्स के भी थोड़े से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, तो आपका ही पूरा हो जाए। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, ठीक है। आज हमने कुल मिला के कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए? 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से आप करेंगे। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 और 24।
26 के बाद से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो भी करेंगे फिर। और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करेंगे जो 31 से शुरू है, राइट। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।